गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम अपना बीएससी बीएड सेकेंड ईयर का नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि है जाति उद्भवन। मतलब कि जो नई जातियां बनती हैं उनका विकास कैसे होता है या फिर नई जातियों का उद्भव कैसे होता है। अब देखो, जाति उद्भवन के लिए सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि जाति की परिभाषा क्या होती है या फिर जाति कहते किसे है। तो देखो, जाति प्राणियों का एक ऐसा समूह है जो कि क्या होते हैं, लक्षणों में समान होते हैं। और जाति की ये परिभाषा दी थी लीनियस ने, ठीक है। बाद में अलग अलग वैज्ञानिक आए तो अलग अलग वैज्ञानिकों ने क्या किया कि अपने अनुसार जाति की अलग अलग परिभाषाएं दी, ठीक है। और जो ज्यादातर वैज्ञानिक थे वो क्या मानते थे जाति को कि ये क्या है, जैव विकास की एक आधारभूत इकाई है, ठीक है। जातियों को क्या मानते थे वो, जैव विकास की एक आधारभूत इकाई। तो लिनियस ने क्या परिभाषा दी कि प्राणियों का ऐसा समूह है जो कि लक्षणों में समान हो, उनको कहेंगे जाति। उसके बाद एक और वैज्ञानिक आए जो कि थे लोफ्टी, ठीक है। लोफ्टी नामक वैज्ञानिक, तो उन्होंने ये परिभाषा दी कि प्राणियों का ऐसा समूह है जो कि क्या हो, आनुवंशिक रूप से समान हो। तो लोफ्टी ने क्या परिभाषा दी कि प्राणियों का ऐसा समूह है जो कि आनुवंशिक दृष्टि से समान हो, तो प्राणियों के ऐसे समूह को हम बोलेंगे जाति। और फिर कुछ वैज्ञानिक और आए तो उन्होंने परिभाषा दी जाति की कि प्राणियों का ऐसा समूह है जो क्या करे, आपस में जनन कर सके, और जनन करने के पश्चात उनकी जो संतानें उत्पन्न होगी वो भी क्या होगी, जनन करने योग्य होगी, ठीक है। तो कुछ वैज्ञानिकों ने ऐसे भी परिभाषा दी। तो जो अलग अलग वैज्ञानिक थे उन्होंने क्या किया कि जाति को लेकर अलग अलग परिभाषाएं दी। उन्होंने अपने अपने अनुसार क्या है, जाति को अलग अलग रूप से परिभाषित किया। तो उसके बाद आता है जाति उद्भवन, मतलब कि जो नई जातियों का विकास है वो किस प्रकार होता है, ठीक है। तो देखो, जाति उद्भवन को समझने के लिए भी क्या है कि अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग परिभाषाएं दी है। तो देखो, जब एक जाति से दूसरी जाति का विकास होता है तो उसमें कई सालों का समय लगता है, मतलब कि कई 100 साल भी हो सकते हैं, वो 1000 साल भी हो सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जो नई जातियां होती हैं उनका विकास क्या है, धीरे धीरे करके होता है। ये एक बहुत ही ज्यादा धीमी प्रक्रिया होती है, ठीक है। और नई जाति का विकास कैसे होता है कि जो पुरानी जातियां होती है, ठीक है, उन जातियों में क्या है, उन जातियों के जो प्राणी होते हैं उनमें कुछ नए लक्षण उत्पन्न हो जाएं, ठीक है। उनमें कुछ नए लक्षण उत्पन्न हो जाएं, या फिर जो प्राणी समूह है पहले था, एक ही जाति के जीव थे, ठीक है, वो अलग अलग हो जाए। और जो अलग अलग जीव हुए उनमें क्या है, कुछ नए लक्षण उत्पन्न हो जाए जो पहले वाली जाति से कुछ भिन्न थे। तो इस प्रकार क्या है, नई जातियों का विकास शुरू होता है। तो एक वैज्ञानिक थे मेयर। कौन थे? मेयर। उन्होंने जाति उद्भवन की एक परिभाषा दी कि जातियों में जो प्राणियों का समूह है, एक जाति में जो प्राणी का समूह है पाया जाता है, वो किसी भी कारण उनका क्या हो, वियोजन हो जाए, मतलब कि वो जो समूह है वो अलग अलग हो जाए, दो अलग अलग ग्रुप में बंट जाए। उसके बाद जो दूसरा ग्रुप है जो कि अलग हो गया, उसमें क्या है, कुछ ऐसे लक्षण विकसित हो जाए जो कि पहले वाले जो प्राणी समूह थे उससे कुछ अलग लक्षण हो और उससे कुछ विकसित लक्षण हो। तो इस प्रकार जो नए प्राणियों का समूह होगा वो क्या होगा, नई जाति बनेगी, या फिर उससे क्या होगा, नई जाति का विकास होगा। तो इस प्रकार जाति उद्भवन के बारे में भी क्या है, अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग मत दिए या अपनी अलग अलग परिभाषाएं दी। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि जो जाति उद्भवन होती है या फिर जो जाति उद्भवन के कारक कौन कौन से होते हैं, या फिर नई जातियों का विकास किन किन कारणों से होता है। तो देखो, जो जाति उद्भवन होता है उसके 5 कारक होते हैं। देखो कौन कौन से। सबसे पहला कारक होता है वियोजन, ठीक है। वियोजन का मतलब होता है अलग हो जाना, ठीक है। उसके बाद दूसरा कारण होता है संकरण, ठीक है। संकरण का मतलब होता है कि एक ही जाति की जो दो अलग अलग समष्टियां हैं वो क्या करे, जब आपस में संगम करती है तो उस क्रिया को हम बोलते हैं संकरण, ठीक है। एक ही जाति होगी लेकिन उसकी जो समष्टियां होगी वो अलग अलग होगी। एक जाति की दो समष्टियां जब आपस में संगम करती है तो इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं संकरण। अब तीसरा कारक आता है हमारा पुनर्संयोजन। पुनर्संयोजन, ठीक है। अब पुनर्संयोजन के बाद चौथा कारण आएगा बहुगुणितता। चौथा कारण क्या होगा, बहुगुणितता। और इसका 5वां कारण होगा उत्परिवर्तन।
परिवर्तन। ठीक है, अब जाति उद्भवन के जितने भी कारण हैं इनको हम क्या है एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। तो देखो सबसे पहला कारक पढ़ते हैं जो कि है वियोजन। अब वियोजन का मतलब होता है कि अलग हो जाना। ठीक है, वियोजन मतलब अलग होना। तो देखो अब वियोजन किस प्रकार होगा या फिर जातियों के नई जातियों के विकास में वियोजन किस प्रकार सहायक होता है। अब देखो अब कोई भी प्राणियों का समूह है या फिर मतलब मान लो एक जाति है वो एक जगह पे रह रही है। ठीक है, अब अगर उस जगह पे रहने की जगह की समस्या हो जाए, मतलब कि रहने की जगह उस जाति के लिए कम पड़ जाए, या फिर वो जो भी वनस्पति या फिर जो भी खाद्य पदार्थ खाते हैं जिनको भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं उन खाद्य पदार्थों की कमी हो जाए, तो उसकी वजह से क्या होगा कि उस जाति के कुछ सदस्य होंगे वो आवास के लिए और भोजन की तलाश में क्या है दूसरी जगह पे जाने लग जाएंगे। मतलब कि अपने प्राणियों का जो उनका समूह था उस समूह से वो क्या हो जाएंगे, थोड़े अलग हो जाएंगे। ठीक है, तो वो अलग होकर दूसरी जगह पे बस जाएंगे। ठीक है, और दूसरी जगह पे क्या होगा कि जब वो दूसरी जगह जाएंगे तो उस जगह पे उन्हें रहने के लिए क्या है अपने शरीर के अंदर कुछ अनुकूलन विकसित करने पड़ेंगे, जिसमें क्या है उनमें कुछ नए अनुकूलन या फिर कुछ नए लक्षण विकसित हो जाएंगे जो क्या उनका जो पुराना समूह था उससे भिन्न होंगे। ठीक है, एक तो कारण ये हो गया। दूसरा कारण क्या होता है कि जो जाति है उसकी जो दो समष्टियां, ठीक है, एक ही जाति उसके दो समष्टियां होती है, वो होती है अलग अलग। तो जब एक समष्टि दूसरी समष्टि के पास आकर बस जाए, मतलब मान लो कि कोई प्राकृतिक आपदा आ गई जैसे कि बाढ़ या फिर सूखा या फिर भूकंप। ठीक है, तो उनके कारण क्या होता है कि प्राणियों का एक समूह है या फिर जो एक जाति जो एक ही वातावरण में रह रही थी उसके कुछ सदस्य क्या होते हैं उन दूसरे सदस्यों से या फिर अपने समूह से क्या है अलग चले जाते हैं या फिर अलग हो जाते हैं प्राकृतिक आपदा के कारण, मतलब वातावरणीय कारकों के कारण। ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा कि जब वो जो नए वातावरण में चले जाएंगे तो उस नए वातावरण में खुद को विकसित करने के लिए या फिर खुद को जिंदा रखने के लिए उनको क्या है अपने अंदर कुछ परिवर्तन विकसित करने पड़ेंगे या फिर कुछ क्या है अनुकूलन विकसित करने पड़ेंगे। और वो अनुकूलन क्या हो सकते हैं, उनके शरीर की संरचना में भी हो सकते हैं, उनके शरीर के कोई भी कार्य की हो सकती है या फिर उनके शरीर की जो भी क्रियाएं हैं उनमें हो सकते हैं। उसके बाद में उनके व्यवहार में कुछ अनुकूलन हो सकते हैं या फिर वो उस वातावरण में अपनी रक्षा कैसे करेंगे तो रक्षा के प्रति भी क्या है उनमें कुछ अनुकूलन विकसित हो सकते हैं। ठीक है, और जब धीरे धीरे ये अनुकूलन बढ़ जाते हैं तो जो सदस्य जो कि अलग हो गए थे उनमें क्या है नए लक्षण विकसित हो जाते हैं। अब अगर वो सदस्य दोबारा अपने समूह से आकर मिलते भी हैं तो भी क्या है उनमें अपने लक्षणों की भिन्नता हो जाती है या फिर उनके जो आनुवंशिक लक्षण होते हैं उनमें भी क्या है भिन्नता हो जाती है, और इस प्रकार क्या है वो अपने जो पुराना समूह था या फिर जो उनका समाज था उसमें वो आकर दोबारा नहीं रह सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो क्या है एक नई जाति के अंदर विकसित हो गए हैं, क्योंकि उनमें क्या है नए लक्षण विकसित हो गए हैं जिससे वो अपना जो पुराना समूह था उससे अलग दिखने लगेंगे या फिर उनसे अलग लक्षण उनमें विकसित हो जाएंगे, जिससे क्या होगा कि धीरे धीरे वो जो प्राणी अलग हुए थे उनसे क्या है नई जातियों का विकास शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया वियोजन। अब प्राणियों में वियोजन क्या है किसी भी कारण से हो सकता है, चाहे वो उनके आवास की कमी हो, चाहे खाने की कमी हो, चाहे कोई प्राकृतिक आपदा के कारण हो। ठीक है, और ज्यादातर वियोजन जो होता है वो परवासन के कारण होता है, क्योंकि कुछ पक्षी क्या करते हैं कि प्रवास करके एक स्थान से दूसरे स्थान पे आते हैं। जैसे कि जो हमारा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है उसमें क्या है बहुत सारे साइबेरियन पक्षी जो है वो अपनी सर्दियां बिताने आते हैं। ठीक है, राजस्थान में या फिर इंडिया में, तो वो क्या करते हैं प्रवास करके एक जगह से बहुत ज्यादा दूरी तय करके दूसरी जगह पे आते हैं। ठीक है, एक ऋतु उधर मतलब काटने के लिए, और जब वो ऋतु खत्म हो जाती है तो वो क्या है वापस चले जाते हैं। लेकिन इस प्रक्रिया में क्या होता है कि उनमें कुछ ना कुछ नए लक्षण विकसित हो जाते हैं जिसके कारण क्या है धीरे धीरे नई जातियों का विकास शुरू हो जाता है। अब हम अगला कारण पढ़ेंगे जो कि है संकरण। अब देखो संकरण कहते किसे है, तो जो एक ही जाति होती है उसकी जो दो समष्टियां होगी और उन दो समष्टियों के जो अलग अलग जीव होंगे उनको जब संगम करवाया जाएगा तो इस क्रिया को ही हम क्या कहते हैं संकरण। ठीक है, अब संकरण के कारण क्या होता है कि जो वो जातियां हैं, ठीक है, या फिर जो वो जो दो जीव है जो कि अलग अलग समष्टियों है उनका जो जीन कर्म होता है या फिर उनके गुणसूत्रों पर जो जीन्स पाए जाते हैं उनका जो कर्म होगा वो क्या होगा
चेंज हो जाता है, ठीक है, किसके कारण, संकरण के कारण। क्योंकि संकरण क्या है, अलग अलग एक ही जाति की दो समष्टियों के बीच करवाया जाता है, ठीक है। और उनके बाद इस संकरण के फलस्वरूप जो नई जाति या फिर जो नया जीव विकसित होता है उसमें क्या है, उन दोनों प्राणियों के लक्षण होते हैं, मतलब कि माता के लक्षण भी होंगे और पिता के भी, मतलब कि जो दो समष्टियां अलग अलग थी जब उनके जीवों के बीच में संकरण करवाया गया तो जो नया जीव विकसित होगा उनमें क्या है, उन दोनों समष्टियों के कुछ ना कुछ लक्षण विकसित होंगे और कुछ नए लक्षण भी उसमें उत्पन्न हो सकते हैं, जिसके कारण क्या है, नई जातियों का विकास होता है। अब याद रखना कि जो संकरण है वो केवल और केवल एक जाति के दो समष्टियों के बीच करवाया जाता है, दो जातियों के बीच कभी भी नहीं करवाया जाता। क्योंकि अगर दो जातियों के बीच हम संकरण करवाएंगे तो क्या होगा कि उनसे जो नई जाति या फिर जो नया जीव विकसित होगा वो क्या होगा, बंध्य होगा, मतलब कि वो जननक्षम नहीं होगा, वो आगे जनन नहीं कर सकता है। जैसे देखो कि अगर हम एग्जाम्पल ले घोड़े और गधे का, ठीक है, तो घोड़े और गधे, गधा क्या है, दो अलग अलग जातियां, ठीक है। और जब उन दो अलग अलग जातियों के जीवों के बीच संकरण करवाया गया तो उनसे जो नया जीव बना क्या था, खच्चर। और खच्चर क्या होता है, बंध्य होता है, मतलब कि वो जनन नहीं कर सकता है आगे, ठीक है। तो इस प्रकार जो संकरण है वो भी क्या करता है, जाति उद्भवन में सहायता करता है, ठीक है। उसके बाद में तीसरा प्रकार आता है हमारा पुनः संयोजन। अब पुनः संयोजन में क्या होता है कि हमें पता है कि जो जितने भी जीव हैं वो क्या है, सभी के सभी कोशिकाओं से मिलकर बने हैं, ठीक है। और वो कोशिकाएं क्या है कि लगातार विभाजित होती रहती है नई कोशिकाओं के निर्माण के लिए। अब जब कोशिका विभाजन होता है तो कोशिकाओं में क्या पाए जाते हैं, गुणसूत्र। और कोशिका विभाजन के समय गुणसूत्रों में क्या होता है, जीन विनिमय। अब देखो जीन विनिमय किस प्रकार होता है, मतलब मान लो ये दो गुणसूत्र हो गए, ठीक है। और हमें पता है कि जो भी गुणसूत्र पाए जाते हैं जीवों में वो क्या है, जोड़े के रूप में पाए जाते हैं, ठीक है। तो जब कोशिका विभाजन की प्रक्रिया होगी तो उसमें क्या है, देखो जीन विनिमय होता है। इसे देखो, ये मतलब मान लो दो गुणसूत्र हो गए, ठीक है। अब जीन विनिमय में क्या होता है कि ये जो जो दो गुणसूत्र है वो क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे से लिपट जाते हैं, ठीक है। इस तरह से एक दूसरे के साथ लिपट जाएंगे। उसके बाद क्या होगा कि इस गुणसूत्र पर जो कुछ जीन्स पाए जाएंगे वो इस गुणसूत्र पे स्थानांतरित हो जाएंगे और इस गुणसूत्र के जीन क्या है, इस गुणसूत्र पे स्थानांतरित हो जाएंगे। देखो ऐसे, देखो ये एक गुणसूत्र है, ठीक है। अब ये दूसरा गुणसूत्र क्या होगा, इस पे इस प्रकार लिपट जाएगा, इस प्रकार, ठीक है। तो क्या होगा कि जिस जगह पे ये दोनों गुणसूत्र आपस में जुड़े हैं उस जगह पे जो जीन्स पाए जाएंगे इन दोनों गुणसूत्रों में, उनका क्या होगा, स्थानांतरण हो जाएगा एक दूसरे पे। तो देखो इस प्रकार, जैसे ये पहला गुणसूत्र और ये दूसरा गुणसूत्र, अब इसका जो इतना पार्ट है वो चला जाएगा इस वाले गुणसूत्र के पास, ठीक है। और बाकी का पार्ट इसका यहीं रह जाएगा। तो अब देखो कि इस वाले गुणसूत्र के पास जो इस पार्ट में जीन्स पाए गए थे वो जीन्स क्या हुए, इस वाले गुणसूत्र पे स्थानांतरित हो गए, ठीक है। और दूसरे जीन्स क्या है कि इस वाले गुणसूत्र पे जो जीन्स पाए गए थे वो इस वाले गुणसूत्र पे स्थानांतरित हो गए। मतलब कि इन गुणसूत्रों में क्या है, जो जीन्स पाए गए, जो जीनों का क्रम था वो क्या हो, चेंज हो गया, ठीक है। तो अब इस गुणसूत्र पे नए जीन्स आ गए हैं और इस वाले गुणसूत्र पे भी क्या है, नए जीन्स आ गए हैं। मतलब कि इनका जो जीन्स का क्रम था वो क्या है, अलग अलग हो गया। और वापस में क्या है कि ये एक बार अलग हुए लेकिन फिर से क्या है, जुड़ गए, मतलब कि इनमें पुनः संयोजन हो गया या फिर इनमें क्या है, जीन विनिमय हो गया। तो इस प्रकार जीन विनिमय भी क्या करता है कि नई जातियों के विकास में सहायता करता है। मतलब कि गुणसूत्रों पे जो जीन्स पाए जाते हैं उनका क्या है, आपस में एक्सचेंज हो जाता है, जिस कारण क्या होता है कि नए जीन्स का क्रम बनता है और जो नए जीन्स का क्रम बनेगा वो क्या करेगा कि नई जातियों के विकास में सहायक होगा, ठीक है। अब अगला पॉइंट है इसका बहुगुणिता। तो हमें पता है कि जितने भी जीव है उनमें जो भी गुणसूत्र पाए जाते हैं वो क्या है, जोड़े में पाए जाते हैं, मतलब कि 2n अवस्था में पाए जाते हैं। तो बहुगुणिता में क्या होता है कि जो भी गुणसूत्रों का समुच्चय किसी भी जीव के अंदर पाया जाता है तो गुणसूत्रों के समुच्चय में वृद्धि हो जाती है। मतलब कि जो ये 2n गुणसूत्र है ये क्या है, बाद में 3n में भी चेंज हो सकते हैं, 4n में और 5n में भी, इनमें भी क्या है, चेंज हो सकते हैं। तो बहुगुणिता का अर्थ क्या हो गया कि गुणसूत्रों के एक समुच्चय में वृद्धि होना, ठीक है। मतलब कि 2n से
गुणसूत्र 3n, 4n, 5n भी हो सकते हैं। अब अगर मान लो कि मनुष्य है, तो मनुष्य में क्या 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, मतलब कि 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। अब जब अगर मनुष्य में बहुगुणिता हो जाती है, मतलब कि गुणसूत्रों के एक समुच्चय में वृद्धि हो जाती है, तो 2n मतलब कि 23 जोड़ी गुणसूत्रों की जगह क्या 24 जोड़ी, 25 जोड़ी या 26 जोड़ी, मतलब ऐसे गुणसूत्र बन गए। तो तो क्या होगा कि जरूर मनुष्य के कुछ ना कुछ जो लक्षण होंगे वो भिन्न हो जाएंगे, मतलब कि उसके माता पिता के जो लक्षण थे उनसे कुछ भिन्न लक्षण उस मनुष्य में या फिर उनके संतान में आ जाएंगे, जिसमें क्या है बहुगुणिता उत्पन्न होगी, मतलब कि कुछ ना कुछ अलग लक्षण उस मनुष्य में आ जाएंगे, जिसके कारण क्या है नई जातियों का उद्भव होता है। उसके बाद आता है लास्ट पॉइंट, उत्परिवर्तन। तो देखो उत्परिवर्तन क्या होता है, जो भी हमारे जीन्स होते हैं, ठीक है, जीन्स कहाँ पे पाए जाते हैं, गुणसूत्रों पर, और गुणसूत्रों पर जो जीन्स पाए जाते हैं उनके क्रम में परिवर्तन हो जाना, इसी को क्या बोलेंगे हम, उत्परिवर्तन। वैसे तो क्या है कि जो जातियों का विकास होता है उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है, ये बहुत धीमी प्रक्रिया होती है, लेकिन उत्परिवर्तन के कारण क्या होता है, अचानक से ही नई जातियों का विकास हो जाता है। अब देखो उत्परिवर्तन में भी क्या है कि दो प्रकार के परिवर्तन पाए जाते हैं, गुणसूत्रों में परिवर्तन होंगे, गुणसूत्र पर जो जीन्स पाए जाते हैं। तो इसमें क्या है कि अब की जो जीन्स होते हैं उनका क्रम कैसे चेंज होगा, देखो या तो जो जीन्स पाए जाएंगे वो डबल प्रेजेंट हो जाए, ठीक है, मतलब कि वही जीन्स दोबारा से आ जाए उस गुणसूत्र में, या फिर क्या है कुछ जीन्स जो है वो बिल्कुल ही विलुप्त हो जाए उस गुणसूत्र से, ठीक है, या फिर जो जीन्स का क्रम है वो उलट जाए, ठीक है, या फिर एक जीन्स क्या है दूसरे जीन्स मतलब कि एक गुणसूत्र के कुछ जीन्स दूसरे गुणसूत्र के कुछ जीन्स से स्थानांतरित हो जाए, अलग अलग हो जाए, ठीक है। तो ये सब होता है उत्परिवर्तन के अंदर। तो गुणसूत्रों पे जो भी जीन्स पाए जाते हैं उनके क्रम में परिवर्तन होता है, कैसे, या तो जीन्स का स्थानांतरण हो जाए, या फिर क्या है कुछ जीन्स विलुप्त हो जाए, या फिर जो जीन्स होंगे उनका जो क्रम है वो एक्सचेंज हो जाए, मतलब कि 180 डिग्री पर वो जीन्स घूम जाए अपनी संरचना में, ठीक है। तो ये तो हो गए गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन, मतलब कि गुणसूत्र की संरचना में जो उत्परिवर्तन आते हैं। अगले होते हैं गुणसूत्रों की संख्या में, ठीक है। जो बहुगुणिता पढ़ा था उसमें क्या था कि गुणसूत्रों के समुच्चय में वृद्धि होती है, लेकिन जो संख्यात्मक गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन होता है उसमें क्या होता है कि गुणसूत्र की संख्या में या तो एक गुणसूत्र की कमी होगी या फिर एक गुणसूत्र की क्या है उसमें वृद्धि हो जाएगी। बहुगुणिता में क्या था कि गुणसूत्रों के समुच्चय में केवल वृद्धि होगी, लेकिन जो संख्यात्मक गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन होगा उसमें क्या है सिर्फ एक गुणसूत्र होगा और उस गुणसूत्र की कमी भी हो सकती है और उसकी क्या है वृद्धि भी हो सकती है। मतलब कि मान लो कि मनुष्य है तो मनुष्य में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, अगर एक गुणसूत्र की कमी हो जाए तो उसमें 45 गुणसूत्र रह जाएंगे, और अगर एक गुणसूत्र की वृद्धि हो जाए तो क्या है उसमें 47 गुणसूत्र हो जाएंगे। इस प्रकार जब गुणसूत्रों की संख्या में भी वृद्धि या कमी होती है तो वो भी क्या होती है कि जाति उद्भवन का एक कारण होती है, मतलब जातियों के विकास का एक कारण होती है, ठीक है। तो इस प्रकार हमने जाति की परिभाषा पढ़ी अलग अलग वैज्ञानिकों के अनुसार, उसके बाद जाति उद्भवन की परिभाषा पढ़ी, ठीक है, अलग अलग वैज्ञानिकों के अनुसार। उसके बाद क्या है कि जाति उद्भवन के कारक कौन कौन से थे उनके बारे में पढ़ा। अब अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।